मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें मेल का नाम हैनिफ होता है जो अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ कहीं जा रहा होता है। असल में वो एक ऑर्फन था जिसको बाद में किसी ने अडॉप्ट किया था, लेकिन अपना सारा बचपन उसने जिस ऑर्फनेज में गुजारा था उसका ऑनर अब काफी बीमार था। उसी की खबर लेने वो लोग ऑर्फनेज जा रहे थे। अब ये लोग कार ड्राइव कर ही रहे थे कि इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे इनकी गाड़ी से कोई चीज टकरा गई हो। ये लोग गाड़ी से उतर कर देखते हैं, सड़क के किनारे एक हिरन पड़ा होता है जो कि मारा जा चुका होता है और इस बात से उन लोगों को काफी दुख होता है, लेकिन वो आगे निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद सीन कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि रोड के किनारे एक लड़की पड़ी होती है जिसका सारा खून निकला होता है और हम ये जज नहीं कर सकते कि वो जिंदा थी या मर चुकी थी। और फिर ये लोग ऑर्फनेज होम पहुंच जाते हैं जहाँ पहुंचकर हैनिफ देखता है कि उसके बचपन के काफी दोस्त आए होते हैं जो बचपन में उसके साथ बड़े हुए थे और वो भी ऑर्फनेज के मालिक ही की खबर लेने आए थे। ये सब दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहाँ पर हैनिफ को पता चलता है कि सारे बच्चों के अलावा 2 बच्चे ऐसे थे जिन्हें कोई अडॉप्ट नहीं किया था। वो इसी ऑर्फनेज होम में ही बड़े हुए थे और वो अब यहीं रहते हैं। ये सब तो बड़े हो गए थे। अब इनके अलावा जो बच्चे थे उनमें एक लड़की का नाम रानी होता है जो कि एक और लड़के के साथ मिलकर हैनिफ को बाकी लोगों को ऑर्फनेज होम दिखाती है। रानी अपने बारे में बहुत कुछ बताती है कि वो इस ऑर्फनेज में तब आई थी जब वो 10 साल की थी, लेकिन वो कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन है मेरी मदर मुझे मिलने जरूर आएंगी, और वो उन लोगों को अपना रूम दिखाती है। इसी दौरान हैनिफ का एक बेटा जिसका नाम हैकी होता है वो एक कमरे की तरफ जाता है जिसका दरवाजा कई सालों से बंद था। रानी उसे देख लेती है और उसे रूम के बारे में बताती है कि कई साल पहले इस ऑर्फनेज होम की केयर टेकर होती थी जो कि इसी कमरे में रहा करती थी, लेकिन उसने एक बच्ची के बारे में कहा कि इस पर साया है और ये पजेस्ड है। वो उस बच्ची पर बहुत चिल्लाया करती थी और जल्द ही वो बच्ची गुम हो गई। किसी को पता न चला। वो केयर टेकर जो जैसे पागल हो गई थी और वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो ऑर्फनेज वालों ने ये डिसाइड किया कि इसके रूम में बंद कर देना चाहिए। तो उसी रूम में उसे बंद कर दिया गया। उससे बहुत शोर मचाया कि मुझे बाहर निकालो और अपना सर दरवाजे पर जोर जोर से मारती रही, लेकिन दरवाजा ना खुलने पर उसकी डेथ हो गई और तब से ये दरवाजा ऐसे ही बंद है कि इस बात पर डर गया और सीधा अपने बाबा हैनिफ के पास चला गया और वहाँ पर हैनिफ भी यही बात कर रहा होता है। वो उसी औरत की पिक्चर देखता है जो पागल हो चुकी थी। अब सब लोग डिनर करते हैं और हैनिफ गाड़ी के पास जाता है तो उसकी गाड़ी के बोनेट पर खून और किसी कपड़े का टुकड़ा लगा होता है। तो हैनिफ शक में पड़ जाता है कि टक्कर हिरन को ही मारी थी या कुछ और था। वो अपने एक दोस्त को लेकर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, तो हिरन अभी तक वहाँ पड़ा होता है। उसका दोस्त देखता है कि रोड की दूसरी तरफ वही बच्ची अभी तक वहीं पड़ी होती है और वो मर चुकी थी, और साथ ही उनको एक बस खड़ी दिखाई देती है जो कि ऑर्फनेज होम ही की होती है और उसमें काफी ज्यादा छोटे छोटे बच्चे थे। वो जब उस बस के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सारे बच्चे जख्मी थे। वो जब नजदीक जाकर देखते हैं तो उनके फेसेस को काफी बुरी तरह से बिगाड़ा गया था और उनकी जान ले ली गई थी, और यकीनन ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि इन बच्चों को जानबूझकर मारा गया था। ये देखकर वो दोनों काफी शॉक हो जाते हैं और पुलिस को कॉल करने लगते हैं, लेकिन उनका नेटवर्क नहीं मिल रहा होता। वो सोचते हैं कि इस लड़की को ऑर्फनेज होम ले जाते हैं क्योंकि पुलिस स्टेशन तो वहाँ से काफी दूर है। अब वो ऑर्फनेज होम पहुँचते हैं तो एक आदमी उनसे पूछता है कि तुम लोग इस वक्त कहाँ से आ रहे हो। वो गाड़ी में डेड बॉडी भी देख लेता है तो हैनिफ उसे सारा इंसिडेंट बताता है कि मैंने अपनी गाड़ी से उस बच्ची को हिट किया और हमने वहाँ बस देखी जिसमें काफी ज्यादा बच्चे मरे हुए थे। तो वो सब काफी डरे होते हैं और एक कॉल मिलाने का कहता है, लेकिन कॉल भी नहीं मिल रही होती और दूसरा आदमी उनसे कहता है कि मैं उस जगह पर जाकर देखूंगा कि क्या इंसिडेंट हुआ। वो उस जगह पर जाकर देखता है तो उस बस में वो बच्चे मरे हुए नहीं थे बल्कि दूसरी डायरेक्शन में खड़े हुए थे। वो काफी डर जाते हैं और वो बस से उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस का दरवाजा बंद हो जाता है और वो बस के अंदर ही रह जाता है। तब उसे महसूस होता है कि बस के बाहर कोई आदमी खड़ा है जिसने काला कॉस्ट्यूम पहन रखा है, और इतनी देर में उस बस में मौजूद बच्चे मूव करने लगते हैं और कहीं से काफी सारे इंसेक्ट्स बाहर आने लगते हैं जो कि उसी आदमी की बॉडी के अंदर जाने लगते हैं और इन इंसेक्ट्स की वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। इधर ऑर्फनेज होम में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में नाइफ और एक एप्पल होता है जो खुद को शीशे में देख रही होती है और शीशे में उसे अपना फेस मोटा लग रहा होता है और वो शीशे में देखते हुए ही अपनी बॉडी को काटने लग जाती है। दूसरी तरफ हम एक और लड़की को देखते हैं जो बेड पर सो रही होती है और उसके बेड पर कुछ वर्म्स आ जाते हैं जो देखते ही देखते उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। अब उस लड़की का हस्बैंड आ जाता है जो शीशे में खुद को देखकर काट रही होती है, जो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन जब उस लड़की का होश आता है तो वो खुद को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है।
वो आदमी अपनी बीवी की हालत देखकर फौरन हैनिफ और उसकी वाइफ को बुलाता है और वहाँ वो लड़की भी आ जाती है जिसकी बॉडी में वर्म्स चले गए थे और अचानक उसे खून की उल्टी आती है जिससे काफी ज्यादा वर्म्स निकलते हैं। लेकिन अभी भी कुछ वर्म्स उसकी बॉडी के अंदर ही होते हैं और वो बॉडी में रेंग रहे होते हैं और वो सब बहुत खौफनाक थे। वो अपनी स्किन को छीलने लग जाती है ताकि वो वर्म्स उसकी बॉडी से बाहर आ जाए और उसका हाल बहुत खराब हो जाता है। अब हैनिफ की वाइफ गाड़ी ड्राइव करते हुए दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल लेकर जाती है ताकि पता चल सके कि उनके साथ क्या मसला है। लेकिन उनके साथ काफी अजीब काम होता है क्योंकि वो निकलते तो हॉस्पिटल की तरफ है लेकिन फिर से वो घूमकर ऑर्फनेज होम आ जाते हैं। मतलब उनका रास्ता एक क्यूब बन चुका होता है जो रोटेट हो रहा होता है। ये देखकर वो काफी टेंस हो जाते हैं। यहाँ पर हैनिफ उन सबको बताता है कि जो ऑर्फनेज होम की केयर टेकर थी वो बहुत बुरी लड़की थी। ये बात 25 साल पहले की थी। वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया करती थी और वहाँ के बच्चों पर बहुत जुल्म किया करती थी। उसने 3 बच्चों को सेक्रीफाइस किया और ये चीज हैनिफ और उसके 2 और दोस्तों ने देख ली। इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ती वो भाग गए और वो अभी भी वही दोस्त होता है जो एक तो उस बस में मारा गया था। हो सकता है कि वो औरत अभी भी उनके पीछे हो। और उस वक्त भी जब वो भाग रहे होते हैं तो दोबारा वो ऑर्फनेज होम पहुंच जाते थे और उनका रास्ता एक लूप में बदल जाता था। तब उस बात की खबर उस ऑर्फनेज होम के ऑनर को भी हो जाती है और इन बच्चों से कहता है कि हम इस केयर टेकर को उसके रूम में ही बंद कर देंगे। और ये बात हैनिफ और उसके दोस्तों ने आज तक किसी को नहीं बताई। लेकिन आज ये बात उसे शेयर कर ही दी कि हमने उस केयर टेकर के मरने के बाद उसे उसी कमरे में दफना दिया था। उधर ऑर्फनेज होम में हम हैनिफ के बड़े बेटे को देखते हैं जो स्टेपलर से अपने ही होंठ सी लेता है। और फिर हम हैकी को भी देखते हैं जो वीडियो प्लेयर पर वीडियो प्ले कर रहा होता है लेकिन उसी के ऊपर उसे किसी का फेस दिखाई देता है जो कि काफी खौफनाक था। वो भागकर अपने बड़े भाई के पास जाता है लेकिन उसका बड़ा भाई तो खुद कंट्रोल में नहीं था तो वो उसे गन से शूट करता है लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होता क्योंकि वो रैट्स को शूट करने वाली गन थी। इतनी देर में हैनिफ और उसकी वाइफ भी वहाँ आ जाते हैं। वो लोग अब ये प्लान कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से बच्चों को लेकर जाया जाए लेकिन उन्हें उनके बेटे नहीं मिल रहे होते। तभी हैनिफ की वाइफ उसी ओनर के रूम में जाती है जो बेड पर बीमार लेटा होता है। वो उसके बेड के नीचे देखती है तो उसे एक बॉक्स मिलता है और उसके अंदर कुछ फोटोग्राफ्स थी जो कुछ लड़कियों की थी। और ये देखकर पता चलता है कि जो बीमार आदमी यहाँ पड़ा था वो अच्छा आदमी नहीं था। ये उन बच्चियों को मारा करता था और उनके साथ मिसबिहेव करता था और जिस केयर टेकर को हम बुरा समझ रहे थे वो असल में बहुत अच्छी थी और वो इन बच्चियों को इस ऑनर से बचाना चाहती थी। वो ऑनर नहीं चाहता था कि यही राज सबके सामने आए तो उसने बच्चियों के साथ मिलकर ये स्टोरी बनाई कि ये केयर टेकर ही बहुत बुरी है और वो पोजेस्ड है। तो उन्होंने उसे बंद कर दिया ताकि वो मर जाए और उसे वहीं दफना दिया। अब वो लोग ये सोचते हैं कि अगर वो ऑनर बुरा आदमी था तो ऑनर तो बीमार पड़ा है तो उनका शक रानी पर जाता है कि हो सकता है ऑनर ने उससे भी अब्यूज किया हो और मारने की कोशिश की हो और ये सबसे अपना बदला ले रही हो। इतनी देर में वो भी वहाँ आ जाती है और बताती है कि नहीं ये सारा कुछ वही केयर टेकर कर रही है जिनको बहुत बुरी तरह से मार दिया गया था। इतनी देर में गाड़ी में से वो बच्ची भी बाहर आ जाती है जिससे वो लोग समझ रहे थे कि शायद गाड़ी से टकरा कर मर गई। वो आकर उनको बताती है कि असल में हमारे साथ हुआ क्या। सारे बच्चे पिकनिक पॉइंट से ऑर्फनेज होम जा रहे थे लेकिन तभी हमारी बस में एक औरत आई जिसने काले कपड़े पहने थे और उसके आते ही सारे बच्चे पोजेस हो गए और उनका कंट्रोल नहीं रहा। ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था लेकिन मेरी जान बच गई और मैं पोजेस नहीं हुई क्योंकि मेरे कानों पर हेडफोन्स लगे थे और मैंने वो मैजिकल स्पेल सुने ही नहीं। और जैसे ही मैंने उन बच्चों को इस हाल में देखा तो मैं वहाँ से भाग गई लेकिन तभी हैनिफ अंकल की गाड़ी ने मुझे हिट किया। मैं बच गई हूँ और ये मेरी किस्मत है कि मैं बच चुकी हूँ। ये सब आपको बता रही हूँ ताकि आप भी फिगर आउट कर सके कि असल में हुआ क्या था। हैनिफ को काफी दुख होता है कि वो केयर टेकर बुरी औरत नहीं थी और उसे पछतावा भी था कि उसने उस ओनर की बातों में आकर उसे मार दिया। वो गुस्से में जाकर उस ओनर का गला दबा देता है क्योंकि उस पर काफी गुस्सा आ रहा होता है लेकिन उसकी वाइफ ऐसा करने से उसे रोक लेती है। वहाँ पर उसे फोटोग्राफ मिले थे जिनके पीछे उसी बच्ची का नाम लिखा था जो कि मिसिंग हो चुकी थी। उसे कुछ कुछ समझ आने लगती है कि शायद ये वही बच्ची है जो ये सब कुछ कर रही हो। अब ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी हैनिफ के दोनों बेटे आ जाते हैं जो जख्मी होते हैं। ये लोग बाहर जा रहे होते हैं तो इनके सामने वही औरत आ जाती है जिसने काले कपड़े पहने होते हैं और ये वही औरत थी, वही बच्ची जो कई साल पहले मिसिंग हो गई थी। वो औरत ब्लैक मैजिक स्टार्ट कर देती है और उसकी टेक्निक्स को यूज करते हुए हैनिफ का गला दबाने लगती है। उसने नादिया को भी पोजेस कर दिया था जो उसे मारने आती है लेकिन तभी नीचे से रानी आ जाती है और उसे हिट कर देती है। अब रानी कौन थी? ये इसी औरत की बेटी थी जिसने काले कपड़े पहने होते हैं
अब वो अपने मैजिक को यूज करते हुए ऑर्फनेज के सारे लोगों को तकलीफ देने लगती है। वहाँ किसी की उंगलियां टूटती हैं तो किसी की बॉडी में पेन होने लगता है और फिर वो उसी रूम में आ जाती है जहाँ उस लेडी को दफनाया गया था। वहाँ पर कैंडल्स जल रही होती हैं, यानी वहाँ कोई रिचुअल होने होते हैं। उधर हैनिफ की वाइफ उस औरत से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चलो मान लेते हैं जिन्होंने उस लेडी को मारा उनको तकलीफ पहुंचा सकती हो, लेकिन तुमने उन छोटे छोटे बच्चों को क्यों मारा? तो वो लेडी कहती है कि यही बेहतर है, अगर वो इस ऑर्फनेज में रहते हैं तो उनके साथ भी यही सलूक होता, तो अच्छा हुआ मैंने उन्हें मार दिया। तब वो लेडी हैनिफ की वाइफ से कहती है कि तुम्हारा शौहर भी इस सब में शामिल था, तो अगर तुम अपने हस्बैंड को मार दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के साथ जाने दूंगी। लेकिन हैनिफ की वाइफ अब ये कैसे कर सकती थी? देखते ही हैनिफ का छोटा बेटा हैकी आ जाता है जो इस लेडी को टैप कर देता है और हैनिफ की वाइफ देखते ही देखते उसकी गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन उसकी बॉडी से लैदा हो जाती है। लेकिन वो अपनी गर्दन को दोबारा से अपने जिस्म से साथ जोड़ लेती है। वो दोबारा से उन पर अटैक करने के लिए आती है। हैनिफ की वाइफ उस पर वही कैंडल फेंक देती है जो रिचुअल के लिए जलाई गई थी और यही एक चीज थी जो उसे खत्म कर सकती थी, क्योंकि इन रिचुअल्स वाली कैंडल में काफी ज्यादा पावर होती है और वो लड़की वही खत्म हो जाती है। यहाँ पर उसका ब्लैक मैजिक भी खत्म हो जाता है और जितने भी पोजेस्ड लोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। वो सब उस ऑर्फनेज हाउस से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन उस ओनर को बाहर नहीं निकलते क्योंकि अब टाइम आ गया था कि उसे उसके गुनाहों की सजा दी जाए। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जब हैनिफ की वाइफ अपने बच्चों को स्कूल से लाने जा रही होती है। तभी उसे गाड़ी से बाहर एक लड़की का शैडो दिखाई देता है जिसे उसने कुछ दिन पहले मारा था। गाड़ी से बाहर आती है तो उसे ये लड़की कहीं नहीं दिखती और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।